मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम पढ़ेंगे जीवन के विकास क्रम में वायरस का स्थान। वायरस अर्थात विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, जो कि जीवन की उत्पत्ति के मत का समर्थन करती है। ये सबसे सरल आदि जीव हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इनको अपनी नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, उसके पश्चात ही इनको देखा जा सका। जब ये सजीवों के संपर्क में आते हैं तभी ये सजीवों की भांति व्यवहार करते हैं, अथवा जब ये किसी निर्जीव वस्तु में या मृत वस्तु में होते हैं तो इनमें कोई भी सजीवों के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। जब ये किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करते हैं तो उसके डीएनए या आरएनए में अपनी जेनेटिक सूचना भेज करके उसके परपोषी, जिस परपोषी में ये जाते हैं, उसके डीएनए आरएनए की जेनेटिक सूचना को नष्ट कर देते हैं और अपनी जेनेटिक सूचना जो होती है वहां पर को भेज देते हैं, और जिससे जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं वो फिर अपनी संख्या में वहां पर को पुनरुद्भवन करने लग जाती हैं। और जब ये निर्जीव अवस्था में होती है तो इनको क्रिस्टल के रूप में एकत्रित करके रखा जा सकता है, और जब ये निर्जीव अवस्था में होते हैं तो ये कई समय तक, कई वर्षों तक ये सुप्तावस्था में रह सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है विषाणु जगत का वर्गीकरण। फाइलम वायरा, इसके दो सब फाइलम है, डीऑक्सीवायरा और राइबोवायरा। डीऑक्सीवायरा या डीएनए वायरस भी जिसको कहते हैं, और राइबोवायरा या आरएनए वायरस। डीऑक्सीवायरा या डीएनए वायरस को फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका और डीऑक्सी बिनाला। डीऑक्सी हेलिका जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये हेलिकल सिमेट्री के होते हैं। डीऑक्सी क्यूबिका ये क्यूबॉइड सिमेट्री के होते हैं, और डीऑक्सी बिनाला, इसमें ये जो वायरस है ये हेड और टेल में डिवाइडेड होते हैं, इसमें हेड और टेल पाई जाती है। राइबोवायरा ये 2 टाइप के होते हैं, राइबोहेलिका और राइबोक्यूबिका। राइबोहेलिका हेलिकल सिमेट्री का होता है और राइबोक्यूबिका क्यूबॉइड सिमेट्री का होता है। वायरस का पता सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने तंबाकू की पत्ती के मोजेक रोग के अध्ययन के समय लगाया था, इसलिए इसको तंबाकू मोजेक वायरस भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वायरस की माप व आकृति की। वायरस की माप 15 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर के मध्य होती है। इनका आकार गोल, छड़ के आकार का या टैपबॉल की आकृति के ये होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी संरचना की। तो वैज्ञानिक बोडेन तथा डार्लिंगटन ने इनकी संरचना का अध्ययन किया था। वायरस के एक कण को विरियॉन कहा जाता है, और ये जो विरियॉन है ये भी 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है कैप्सिड और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड कोर। कैप्सिड जो होता है ये प्रोटीन एककों से मिलकर बना हुआ होता है, और इनके प्रोटीन एककों को कैप्सोमियर्स कहा जाता है। दूसरा आता है न्यूक्लिक एसिड कोर। इसके भीतर, कैप्सिड के भीतर न्यूक्लिक एसिड के कोर पाया जाता है, जिसको कि जीनोम भी कहा जाता है, और इसमें आरएनए या डीएनए का एक सूत्री या द्विसूत्री अणु इसमें पाए जाते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस की। यहाँ पर इसकी संरचना बनाई हुई है। ये इसका हेड पोर्शन है। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, जो कि चारों ओर से प्रोटीन के बने कैप्सिड आवरण से ढका हुआ होता है। इसकी टेल और एंड प्लेट जो होती हैं, टेल फाइबर्स जो होते हैं, ये भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। टेल के एंड में एंड प्लेट होती है, जिससे कि 6 टेल फाइबर इसमें निकले हुए होते हैं। ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये जीवाणुओं को संक्रमित करता है, बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। ये जब किसी बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो केवल इसका डीएनए वो बैक्टीरिया के अंदर जाता है, और प्रोटीन का आवरण जो है वो बाहर ही रहता है। वो डीएनए वहां जाकर के अपनी संख्या में वृद्धि करता है, जीवाणुओं को संक्रमित करता है, और जो नए डीएनए वहां पर बनता है वो अपने में फिर से प्रोटीन के आवरण का निर्माण कर लेते हैं। ये जीवाणु के सेलुलर सिस्टम को प्रभावित कर देता है, जिससे कि जो जीवाणु है या जो बैक्टीरिया है वो वहां पर अपने घटकों का निर्माण नहीं कर पाता है, और ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वहां पर ये अपने घटकों का निर्माण करने लग जाता है, और अपनी संख्या में वृद्धि करते रहता है, जिस कारण से धीरे धीरे वो बैक्टीरिया जिसमें ये प्रवेश करता है या जो इस
जिसका होस्ट होता है उसको ये धीरे धीरे नष्ट कर। अब हम बात करते हैं वायरॉइड्स और प्रायंस की। वायरॉइड्स प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म विषाणु होते हैं। इसमें आरएनए का केवल एक गोल रेशा मात्र पाया जाता है। जहां और सब विषाणुओं में प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, परंतु वायरॉइड्स में किसी भी प्रकार का प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। इसकी खोज वैज्ञानिक डायनर ने 1970 में की थी और इनकी खास बात यह है कि वायरॉइड्स केवल वनस्पतियों में पाया जाता है। अभी तक कोई भी जंतुओं में इनकी उपस्थिति का पता नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट है हमारे प्रायंस। प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं और इनमें न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। इनकी खासियत यही है कि ये बिना न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति के भी अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। वायरॉइड्स और प्रायंस की उपस्थिति से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भले ही इनकी उत्पत्ति जीवित जीव द्रव्य के पहले ना हुई हो, लेकिन ये जीवित जीव द्रव्य और अजीवित कार्बनिक यौगिकों के मध्य की कड़ी रहे होंगे। अब हम बात करेंगे वायरस के लक्षण। वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। तो वायरस के जो वो अजीवित लक्षण हैं वो हैं कि पहला है कि ये अकोशिकीय होते हैं। इसमें कोई कोशिका द्रव्य, कोशिका कला या कोई भी कोशिकीय अंगक नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है कि जब ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं तो इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती। तीसरा है कि इनको क्रिस्टल के रूप में एकत्रित करके कई समय तक एक बोतल के अंदर बंद करके निर्जीव अवस्था में रखा जा सकता है। शरीर के बाहर अगर कृत्रिम पोषक तत्व इनको उपलब्ध कराए जाएं तो वहां पर भी ये अपनी वृद्धि नहीं करते हैं और इनमें किसी भी प्रकार के कोई भी उद्दीपन से ये प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये थे वायरस के अजीवित लक्षण। और वायरस के सजीव लक्षण हैं कि इनमें आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं जो कि सजीव कोशिकाओं में पहुंचने पर अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं ये, और अपने आनुवंशिक गुण को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में दे सकते हैं। दूसरा है इनमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है, इनमें वृद्धि करने की क्षमता होती है। साथ ही साथ सजीव कोशिकाओं में पहुंचने के बाद ये प्रोटीन का संश्लेषण करना भी प्रारंभ कर देते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच का रूप है। तो इन सब बातों से सिद्ध होता है कि क्योंकि इनमें सजीवों के भी लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीवों के भी लक्षण पाए जाते हैं, तो ये सिद्ध होता है कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच का रूप है। जैसे बच्चों आजकल आप कोरोना के बारे में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोरोना भी एक प्रकार का वायरस है। जब तक वो हमारे शरीर से बाहर है, किसी निर्जीव चीज में वो पाया जा रहा है, तब तक हमें उससे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही वो हमारे शरीर के संपर्क में आ रहा है, हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, तो वहां पर जाकर के वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करना स्टार्ट कर दे रहा है। तो बच्चों, अब आपका आज का होमवर्क है कि आप क्वेश्चन करेंगे कि विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों माना जाता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।